Hello everyone, I am Anand Dwivedi. Welcome to Live Smith. Dear students, आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 6, 7 और 8 के क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं डेमोक्रेसी के, वे सभी हम इसमें जानेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर होगा आपके इस डेमोक्रेसी चैप्टर का और 1 या 2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से इस चैप्टर को आप देखिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, निसंदेह आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कौन से होंगे वो टॉपिक्स जिसको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन, किसी भी चीज की पहचान के लिए उसका डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेसी कैसे हम डिफाइन करेंगे डेमोक्रेसी को, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। और बेसिकली ये स्टूडेंट्स हम बता दें आपको कि ये पूरा चैप्टर ही डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पर ही आधारित है और भी से कई एस्पेक्ट हम देखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, हम लोग इसे देखेंगे, समझेंगे। फीचर्स के अंतर्गत हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स लिया करते हैं। बड़े बड़े जो फैसले होते हैं हमारे देश का, जो मेजर डिसीजन है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा, डिसीजन किसने लिया? तो हमारे द्वारा चुने हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया। तो इस तरह के डिसीजंस जो होते हैं वो मेजर डिसीजंस होते हैं और जनता की चुनी हुई सरकार ही ये कर सकती है। इसके संबंध में एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव कैसे होना चाहिए, किस तरह का चुनाव होगा, तो उसे हम फ्री और फेयर कहेंगे, ये हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट फीचर में हम देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को केवल 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस 1 वोट का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। क्या होगा यदि ऐसा नहीं होता? तो क्या कोई ऐसे देश हैं जहां पर इक्वल वैल्यू नहीं दिया जाता है? ये सभी हम लोग इस कंटेंट के अंतर्गत समझेंगे। फिर अगला फीचर हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, यानी किसी भी देश में जिसे हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कानून का राज होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का। कानून कहां होता है? तो निसंदेह वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जैसे हमारे देश भारत में जो कुछ भी नियम कानून लागू होते हैं, जिसको हम लोग पालन करते हैं, वह सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता आए, कोई मंत्री आए, अपनी इच्छा से कोई रूल थोप दे, ये संभव नहीं होता। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या कोई ऐसे देश हैं जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है? हम एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझेंगे और क्यों जरूरी है ये फीचर्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम इन सारे फैक्टर्स को समझने वाले हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, व्हाई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के संबंध में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, यानी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों हम एक तरह से कहें कि डेमोक्रेसी में लोग खुश नहीं रहते, तो क्या वजह है कि लोग खुश नहीं रहते? डेमोक्रेसी में क्या परेशानियां हैं? कौन कौन से फैक्ट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाते हैं, जिससे हम डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं या लोग करते हैं? और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में हैं, यानी वो चाहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी की अच्छाई क्या है और डेमोक्रेसी की बुराई क्या है। ये पूरे कंटेंट पढ़ने के बाद हम लोग पूरी तरह से इसलिए कैपेबल हो जाएंगे कि हम डिफाइन कर सकें कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश डेमोक्रेटिक नहीं है। यानी जब ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आप खुद ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस। सबसे लास्ट जो हम लोगों का कंटेंट आएगा, ये तो जितना हम इसमें पढ़ेंगे ये केवल हम
एक मिनिमल यानी कम से कम क्या फीचर्स होना चाहिए डेमोक्रेसी का, वो हम जानेंगे। और लास्ट में एक आइडियल डेमोक्रेसी में, एक अच्छे वाले डेमोक्रेसी में कौन कौन से फीचर होना चाहिए, उन सभी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत। यानी डेमोक्रेसी है अलग बात है, अगर अच्छी डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी को हम और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, डेमोक्रेसी के संबंध में आपकी पढ़ाई यहां क्लास 9 में शुरू नहीं हो रही है, आपने निसंदेह जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, आप क्लास 7 में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, हर क्लासेस में आपने पढ़ा है, काफी चीजों को आप जानते हैं डेमोक्रेसी के संबंध में। लेकिन यहां पर इसके बावजूद भी आपको डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को पढ़ाया जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये सभी चीजों को तो हम समझेंगे ही, लेकिन थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक डेमोक्रेसी के बारे में क्या जाना है, हम क्या क्या चीजें डेमोक्रेसी के संदर्भ में जानते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हम पहले से पढ़े हुए हैं। यानी इस टॉपिक को आगे समझने से पहले हमने अब तक जितनी जानकारी प्राप्त की है, आप बच्चे अब तक जो समझे हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हम देखते हैं, तो देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला डिफरेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर होती है तो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स होता है, यानी हम इंसानों को जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है उसका रेस्पेक्ट होता है। ह्यूमन राइट्स, मानव होने के नाते जो राइट्स हमें मिलते हैं उसका सम्मान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स आर नॉट रेस्पेक्टेड, ह्यूमन राइट्स का कोई रेस्पेक्ट नहीं होता। ये फुली डिपेंड होता है वहां की सरकार पर, कौन से राइट वो सरकार देती है, कौन सी राइट नहीं देती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, तो डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी। देखिए, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। जो लोग मेजॉरिटी में जिस पार्टी को या जिस नेता को सरकार के रूप में अपॉइंट करते हैं वह व्यक्ति डिसीजन लेता है, माइनॉरिटी डिसीजन नहीं लेता। माइनॉरिटी अपोजिशन में होता है, विरोध में हुआ करता है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है इसमें जस्ट अपोजिट है। यहां पर क्या होता है, यहां पर या तो माइनॉरिटी या कोई एक व्यक्ति रूल करता है, ये देखने को मिलता है। यहां पर माइनॉरिटी कहने का मतलब किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं है। अब एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जिसको हम पीएम के रूप में अपॉइंट किए हैं, हमारे देश की जनता ने ए को पीएम बना दिया, लेकिन पीएम को केवल 10% लोग ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, 90% लोग इस व्यक्ति को डिसलाइक करते हैं। 90% लोग नहीं चाहते कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, केवल 10% लोग चाहते हैं कि यह प्रधानमंत्री रहे। इसके बावजूद भी अगर ए ही प्रधानमंत्री है, ए ही पीएम है, ए ही रूल कर रहा है देश पर, तो हम कहेंगे यह माइनॉरिटी का रूल है। क्या यह डेमोक्रेसी में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह डेमोक्रेसी में होता ही नहीं है। इस तरह की सरकार, इस तरह की व्यवस्था कहां होती है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नेक्स्ट डिफरेंस, देयर इज पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए, अगर डेमोक्रेसी होगा तो चुनाव होगा, पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है। तो अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चुनाव होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सिटीजन्स डेलीगेट देयर पावर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विलिंगली। जहां पर डेमोक्रेसी होती है, जनता चुनाव करके वोट के माध्यम से किसी एक प्रतिनिधि को चुनती है और उसे पावर देती है कि आप हमारे लिए सारे काम करो, यानी डेलीगेट करती है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है जैसे हम लोग भारत में अपने एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं। क्या इस तरह के चुनाव नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं? बिल्कुल नहीं होता। जो सिटीजन्स का पावर होता है, ये जबरदस्ती
माइनॉरिटी के द्वारा या किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा फोर्सफुली, बाई फोर्स, ताकत के बल पर हड़प लिया जाता है, इसे ग्रैबल्ड कर लिया जाता है, गैबल्ड कर लिया जाता है, इसे स्नैच कर लिया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नाउ द स्टेट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। अगर डेमोक्रेसी है तो देश की सरकार जनता की जरूरतों के प्रति अकाउंटेबल होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होता है वो अपने पर्सनल हित के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करे ये कोई जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस में रूलर्स रिमेन इन पावर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। देखो बच्चों, अगर डेमोक्रेसी है तो सरकार लिमिटेड पीरियड के लिए बनती है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, ये कितने साल के लिए होता है? तो 5 इयर्स के लिए चुनाव होता है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। पब्लिक के पास, जनता के पास, नागरिकों के पास ये अधिकार आ जाता है, आपको पसंद हो तो उस व्यक्ति को आप फिर से चुनिए, फिर से रखिए पद पर, अदरवाइज उसे हटा दीजिए। यानी एक बार चुनाव हुआ और वो देश का रूलर बन गया, परमानेंट नहीं रहेगा, एक सर्टेन पीरियड के लिए रहता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये पीरियड सर्टेन नहीं होता है, यानी वो अनलिमिटेड टाइम तक देश का रूलर बना हुआ रहता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने समझा कि अब तक हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी के बारे में जो पढ़ा है उसको हमने यहाँ रिवाइज कर लिया, उसको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर के अंतर्गत। सो इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज चोजन बाय पीपल। देखिए, अगर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट का चुनाव कौन करता है? गवर्नमेंट की चुनाव पीपल यानी सिटीजन्स करते हैं, नागरिक चुनाव करते हैं। एंड वी कुड thus स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। इसी टर्म से, चूंकि जनता अपनी सरकार चुनती है, तो इसी टर्म से शुरू होता है सिंपल डेफिनेशन। किस चीज का? डेमोक्रेसी का। क्या है वो? तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रकार की सरकार होती है जिसको जनता चुनाव के माध्यम से खुद ही इलेक्ट करती है, खुद ही चुन करके उसे भेजती है कि भाई आप जाओ और हमारे कामों को आप सरकार में रह करके करो। लोग वोट के माध्यम से ये कार्य करते हैं। वोट के माध्यम से जिनको ज्यादा वोट मिलता है, मतलब ज्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और वे अपनी सरकार बनाते हैं और इस तरह से देश चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनेशन क्या होता है? तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसके जो रूलर्स हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसको आप क्रिटिकली आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर डिस्कस करने का पॉइंट बनता है और आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ यहां पे क्वेश्चन आता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट 1 मिनट। यानी डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रश्न उठता है व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म, किस प्रकार का फॉर्म है? एक प्रकार है, इसका मतलब है किस प्रकार का है। दूसरा है गवर्नमेंट इज, इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द रूलर्स। यहां प्रश्न उठता है इलेक्टेड, हाउ दे गेट इलेक्टेड, चुनाव कैसे होता है, कैसे हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। यहां है बाय द पीपल, क्वेश्चन उठता है कि हु आर द पीपल, कौन चुनाव करते हैं, ये पीपल कौन है, पीपल की क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यहां पर भी एक टर्म दिया हुआ है रूलर्स, रूलर्स आर इलेक्टेड, हु आर द रूलर्स। आप अगर देखें तो हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लीडर्स हैं जो कार्य करते हैं, देश को चला रहे हैं। तो क्या वो सभी रूलर्स हैं? अगर हैं तो क्यों हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सारे फैक्टर्स बनते हैं। इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक प्रश्न यहां उठता है, और वो प्रश्न क्या है? व्हाई टू डिफाइन डेमोक्रेसी एट दिस स्टेज। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि जब हमने 6 में, 7 में, 8 में डेमोक्रेसी को पढ़ लिया, हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फिर 9th क्लास में आकर के और इसका डेफिनेशन पढ़ना, इसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जरूरत है।
अच्छा एक चीज बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, मान लो 1 मंथ के थे, 1 मंथ के थे या 2 मंथ के थे या 6 मंथ के थे, धीरे धीरे आपने अपनी मम्मी के गोद में बोलना शुरू किया, राइट, मम्मी पापा इस तरह से आपने बोलना शुरू किया। फिर 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिए। यू बिकेम अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर्स। मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, निसंदेह आप मदर टंग बोलते हैं, तो आप इन भाषाओं को फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। क्या उसकी ग्रामर आपने पढ़ा है? क्या उसका आपने डेफिनेशन पढ़ा है? क्या उसका वर्ड मीनिंग आप उस समय याद किए रहते हैं? क्या 2 साल का बच्चा, साल भर का बच्चा जब बातें करता है उसको उस विषय की जानकारी होती है क्या? नहीं होती है। ठीक यही कंसेप्ट लागू होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, डेमोक्रेसी के हम फीचर्स जान गए हैं, लेकिन हमें उसका डेफिनेशन अभी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसके पीछे कारण क्या है कि जब डेफिनेशन हम सीखते हैं ना, तो हमारे पास ये कैपेसिटी आती है कि हम सेपरेट कर सकें किस चीज को? एक डेमोक्रेसी को। किससे? जो देश डेमोक्रेसी नहीं है उससे। यानी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे डिफरेंट होता है, ये डेफिनेशन ही डिसाइड करता है। डेफिनेशन ये बताएगा कि कौन डेमोक्रेटिक नेशन है, कौन डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। अब देखो एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लो आपके पास पेंसिल है, दोनों ही लिखने के काम में आते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पेन और पेन में क्या डिफरेंस है? किसको आप पेन कहेंगे, किसको पेंसिल कहेंगे? तो ये डेफिनेशन बताएगा कि जिसमें ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल है, जिसमें ग्रेफाइट नहीं होता है, इंक होता है, वो पेन है। यानी आप यूज दोनों को कर रहे हैं, दोनों का सेम वर्क है, काम भी सेम है, लेकिन आपका डेफिनेशन ये डिसाइड करेगा कि पेंसिल और पेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलते हैं इससे आगे। आपने समझा कि डेफिनेशन क्यों जरूरी होता है, और इसके संबंध में आपके बुक में एक बड़ा डिस्कशन दिया हुआ है। मैडम लिंगदो का एक क्लास है, उसमें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस समय आकर के डेफिनेशन क्यों देना। तो मैडम वहां बच्चों को समझाती हैं कि पहले हमें जानकारी प्राप्त करने होते हैं और बाद में उसके डेफिनेशन और उसके फीचर्स को पढ़ना होता है, तभी हम बेहतर ढंग से इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान एंड म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ऐसा एग्जाम्पल जो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। एक देश है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है। यहां पर मिलिट्री का जो हेड होता है उसका फाइनल अथॉरिटी होता है डिसीजन लेने का। इसको जनता ने नहीं चुना है। यानी पाकिस्तान के जो असली रूलर हुआ करते हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ थे, सरकार ने उनको नहीं चुना था, उनको पब्लिक ने नहीं चुना था, कोई वोटिंग नहीं हुई थी, जबरदस्ती उन्होंने कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, और इस तरह से तख्ता पलट करके यहां की सत्ता पर वो खुद काबिज हो गए। ठीक वैसे ही हम म्यांमार को लेते हैं। म्यांमार का भी यही कंडीशन है। म्यांमार को वर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार में भी मिलिट्री रूलर का ही अधिकार चलता है। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे देश के हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां के शासकों का चुनाव पब्लिक के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेम 2 कंट्रीज वेयर पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स, निसंदेह आप पाकिस्तान और म्यांमार का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया आर ऑल्सो नॉट चोजन बाय द पीपल। कहां कहां? सऊदी अरेबिया और नेपाल। लंबे समय तक, हालांकि अब तो यहां पर बदलाव हो चुका है राजनीति में, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहां पर जनता भी चुनाव नहीं किया करती थी। So that means that all these are non-democratic country। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बर्मा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, नेपाल भी 2006 के पहले, 2006 के पहले ये एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही था। अब तो डेमोक्रेसी वहां भी आ गई है। सऊदी अरबिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग डिटेल्स में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
नाउ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने जो सिंपल डेफिनेशन पढ़ा है, डेमोक्रेसी क्या है, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसका चुनाव कौन करता है, जिसका चुनाव जनता करती है, जिसका चुनाव लोग करते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन अबव इज नॉट एडिक्वेट। ये जो डेमोक्रेसी है ये सिंपल डेफिनेशन है, ये पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। केवल इतना से डेमोक्रेसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें जानना है। यानी ये ठीक ठाक है बट एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त से कम है। दिस सिंपल डेफिनेशन हेल्प अस टू कंक्लूड दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन is a democracy and this is not true। अब देखिए हम लोग इस डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा देश जहां के लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, अपने रूलर्स का चुनाव करते हैं, लोग चुनाव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर डेमोक्रेसी है। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा संभव है कि लोग चुनाव भी करते हो, इसके बावजूद भी वहां डेमोक्रेसी नहीं हो। ये चीजों को हम लोग यहां पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। देयर आर मेनी कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शन। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो यह डेफिनेशन एक तरह से हम कहें तो डेमोक्रेसी का पूरा डेफिनेशन नहीं है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई अ ट्रू डेमोक्रेसी वी नीड टू नो अदर फीचर्स। मतलब अगर हमें पहचानना है कि कौन सा डेमोक्रेसी सही है, तो हमें इसके अदर फीचर्स को भी जानना पड़ेगा। अदर फीचर्स यानी दूसरे और भी फीचर्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। अब ये कौन कौन से फीचर्स हैं इसको समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी का। सबसे पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यानी अगर देश डेमोक्रेटिक है तो वहां पर बड़े जो डिसीजंस होंगे, उस डिसीजंस को कौन डिसीजन लेगा, ये इलेक्टेड लीडर्स, जिसको हमने वोट देकर चुना है वो डिसीजन लेगा। और क्या, वहां पर चुनाव फ्री एंड फेयर होगा। मतलब वोट देने के लिए कोई पैसा नहीं चलने वाला है, ना कोई वोट खरीदेगा ना कोई वोट बेचेगा। फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, यानी कंपटीशन में कोई किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करेगा, ईमानदारी से सारे काम करेंगे। ये सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे। अगर डेमोक्रेसी है तो तीसरा फीचर लागू होगा, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और उस वोट का वैल्यू भी एक ही होगा, यानी 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अगर कोई एक व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार दे देता है, डेमोक्रेसी नहीं है। अगर एक ही वोट है और उसके वोट का वैल्यू 1 से ज्यादा है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी अगर डेमोक्रेसी है तो वहां रूल ऑफ लॉ होगा, संविधान का कानून चलेगा, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रूल होगा, किसी लीडर के मनमौजी से नहीं होगा। लीडर जो चाहेगा सो करेगा, ऐसा नहीं होगा। जनता को कुछ राइट्स मिले होते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। इन सभी राइट्स का सम्मान होता है, कोई इसे वायलेट नहीं करेगा अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो क्या ये सारे फीचर्स लागू होते हैं? आइए कुछ एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कैसे ये लागू होता है। पहला फैक्टर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या समझा? अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो वहां पर जो मेजर डिसीजंस होंगे वह डिसीजन कौन लेगा? इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। जिसको हमने चुनकर भेजा है वो हमारे लिए फैसले लेंगे। फैसला कहां लिया जाता है? फैसला पार्लियामेंट में लिया जाता है। हमारे सारे लीडर्स जो चुन करके यहाँ आए हुए हैं, देख रहे हैं आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग बैठ करके डिसीजन लेंगे हमारे लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उनको चुन करके भेजा है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ, विल मतलब इच्छा, डेमोक्रेसी विल पर आधारित है। किसके विल पर? पीपल के विल पर, यानी जनता की इच्छा पर आधारित होती है। एंड इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट, यानी डेमोक्रेसी में सरकार
पब्लिक की स्वीकृति से, उनकी सहमति से रूल करती है। जनता जो चाहेगी वो होना चाहिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जिस काम में जनता की भलाई है उसी काम को हमारे लीडर्स करेंगे, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे फिर वो सत्ता में नहीं रहेंगे। आने वाले समय में जब चुनाव होगा जनता उन्हें हटा देती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है कि जनता जो चाहती है, लोग जो चाहते हैं उसी के अनुसार वो काम करेंगे। टू रन एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज एंड प्लान्स। सरकार क्या करती है? पॉलिसी बनाती है, योजनाएं बनाती हैं। एंड कीपिंग इन माइंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सरकार जो भी नियम कायदे कानून बनाती है अपने दिमाग में रख करके बनाती है कि जनता का हित होना चाहिए, इससे पब्लिक को लाभ होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। नाउ द representatives elected by the people pay due respect to the wishes of the people। जो लोग चुन करके जाते हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा है, वे लोग हमारा सम्मान करते हैं, वे लोग पीपल का रेस्पेक्ट करते हैं। भाई आप लोगों ने ही वोट दे करके हमें भेजा है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। आपने सुना होगा अक्सर नेताओं को कहते हुए कि आपका प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बोलना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अगर पब्लिक खुश नहीं होगी, इन्हें वोट नहीं देगी, इन्हें वोट अगर नहीं देगी तो फिर ये पावर में नहीं रहेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी में जनता की इच्छाओं का बहुत सम्मान होता है। Now all these decisions regarding administration and various policies are taken by elected leaders। जो कुछ भी फैसले होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हो, कैसे शासन व्यवस्था चलेगा उसके संबंध में हो, या कोई बड़े बड़े पॉलिसी के संबंध में हो, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? तो हमारे चुने हुए ये लीडर्स लोग लेते हैं, और ये ध्यान में रखते हुए कि जनता की भलाई किसमें है। नाउ अब एग्जाम्पल देखते हैं पाकिस्तान का, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहां पर एक रूलर हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? ही लेड अ मिलिट्री कूप। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट। इन्होंने क्या किया? अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री कूप कर दिया, यानी मिलिट्री की ताकत से वहां की चुनी हुई सरकार को पद से हटा दिया। अभी हाल में आपने देखा वेस्ट बंगाल के बगल में एक देश है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी ही है। बांग्लादेश में भी अभी हाल में कूप हो गया, तख्ता पलट हो गया। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। वहां की मिलिट्री ने कब्जा कर लिया पूरी तरह से, तो मिलिट्री का रूल वहां एस्टैब्लिश हो गया। ऐसे देशों को हम डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक वैसा ही कंडीशन यहां पाकिस्तान में है। 1999 के अक्टूबर मंथ में किसने तख्ता पलट कर दिया? परवेज मुशर्रफ। नाउ ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऐसी सरकार जिसको जनता ने वोट के माध्यम से चुना था, उसको इन्होंने क्या किया? ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया पद से। नहीं रहोगे आप प्रधानमंत्री, हम रूल करेंगे, इस तरह से। और डिक्लेयर्ड कर दिया किसको? अपने आप को। अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी रियल हेड ऑफ द नेशन अपने आप को ही डिक्लेयर कर लेता है परवेज मुशर्रफ। क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां जनता का तो सम्मान ही नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है? परवेज मुशर्रफ ने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर लिया, मतलब जो उनका अपना पद था वो हटा करके क्या बन गए? तो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट किस ईयर में? 2002 में, 3 साल बाद इन 2002 प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम भी एक प्रकार का इलेक्शन ही होता है, जिसमें जनता से उनकी सहमति मांगी जाती है कि भाई हम इस देश का प्रेसिडेंट रहें या न रहें।
तो रेफरेंडम होता है, लेकिन इस रेफरेंडम में कुछ भी सही नहीं हुआ, सब कुछ गलत सलत यहां पे किया गया। इस रेफरेंडम में गलत करके वो जीत जाते हैं और अगले 5 इयर्स के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, देखिए यहां तस्वीर भी आपको दी गई है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को यहां एस्टैब्लिश कर लेते हैं। नाउ पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, ये क्या कहते हैं? इन सब का कहना है कि जो रेफरेंडम हुआ था, यह रेफरेंडम गलत ढंग से हुआ था, इसमें मैल प्रैक्टिसेस हुए थे, इसमें फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड करके इन्होंने अपने आप को यहां पर एस्टैब्लिश कर लिया। तो कहने के लिए तो यहां भी रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन हुआ, क्या ये इलेक्शन सही ढंग से हुआ था? नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान को हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन तो कह ही नहीं सकते। ये डेमोक्रेटिक नेशन नहीं, बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला ये देश है। आगे क्या होता है? अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक पॉलिसी जारी इन्होंने किया, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया, यानी इसमें बदलाव कर दिया, रूल को ही चेंज कर दिया, और इस तरह से वे अपने पावर को बढ़ाते गए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार, प्रेसिडेंट को पावर मिल जाता है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी देश की असेंबली को, जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, उस असेंबली को डिसमिस करने का अधिकार किसको मिल जाता है? प्रेसिडेंट को। 2002 के बाद से प्रेसिडेंट वहां कौन बन जाता है? परवेज मुशर्रफ, जो गलत रेफरेंडम करके यहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। नाउ द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, जो नया सेटअप परवेज मुशर्रफ तैयार करते हैं, उसके अनुसार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सिविलियन कैबिनेट का सुपरविजन होगा। मतलब लोगों ने जिस व्यक्ति को चुनकर भेजा है रूल करने के लिए, उसके ऊपर निगाह कौन बनाकर रखेगा? उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का है, इसका वर्चस्व रहेगा, ये डोमिनेट करेगा, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में किसका डोमिनेशन है? मिलिट्री ऑफिसर्स का। कुल मिलाकर के जनता के चुने हुए व्यक्ति के ऊपर कौन हावी हो जाता है? तो वहां का मिलिट्री ऑफिसर्स। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड। फिर क्या होता है? जब ये कानून बन गया, उसके बाद फिर से इलेक्शन यहां होता है, हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट असेंबली के लिए चुनाव यहां होता है, और इस चुनाव में क्या होता है? पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, यानी चुनाव तो हुआ था, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके पास कुछ पावर भी है, लेकिन फाइनल पावर लेने का अधिकार नहीं है। फाइनल पावर यानी डिसीजन लेने का जो पावर है, वो है मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास। मिलिट्री ऑफिशियल्स, और मिलिट्री का हेड उस समय कौन होता है? जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री के अधिकारियों का चूंकि फाइनल डिसीजन रहता है, उन्हीं के डिसीजन से देश चलता है, इसलिए यह डेमोक्रेसी की कसौटी पर यह देश फेल होता है। इसको हम डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कहते हैं। देयर आर मेनी रीजंस। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या वजह है, क्यों हम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कह सकते, तो पाकिस्तान को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, स्पेशली जब जनरल परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बहुत सारे कारण आपने देख लिया है। लेट अस फोकस वन ऑफ दीज।
कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? देखिए पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, रूलर्स कौन है यहाँ? परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को रूलर बना दिया, परवेज मुशर्रफ रियल रूलर्स वहां के बन गए। प्रश्न ये उठता है कि जो रूलर है क्या जनता ने उनको चुना था? आंसर है नहीं, नॉट क्वाइट। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव तो किया, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में चुन करके इन्हें भेजा, लेकिन जिनको चुन करके भेजा वो रियलिटी में वे रूलर्स नहीं है। रियलिटी में रूलर कौन है? तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेड है वो रूलर है। यानी यहां पर जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति रूलर नहीं है, रूलर कोई और है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हु आर द रियल रूलर्स? यहां पर पाकिस्तान में असली रूलर कौन है? जिसको जनता ने चुना है वो, या मिलिट्री का? आंसर है मिलिट्री का। They cannot take final decision. The power to take final decision rests with army officials. मैंने समझा दिया है आपको। And with परवेज मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ या परवेज मुशर्रफ, none of them are elected by the people. क्या परवेज मुशर्रफ को जनता ने चुना था वोट दे करके? तो ऑफ कोर्स जनता ने नहीं चुना था। So this gives us first feature. डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये हमें देता है, यह इंसिडेंस इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? ये होना चाहिए उनके पास जिसको जनता ने इलेक्ट किया है। यानी द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट पर्सन शुड हैव राइट टू टेक फाइनल डिसीजन। तो ये पहला फीचर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का फाइनल राइट जनता की चुनी हुई सरकार में, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर क्या कहता है? फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन। यानी इलेक्शन का जो कंपटीशन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, पैसे से खरीद बिक्री वाला नहीं होना चाहिए, डर करके नहीं होना चाहिए, डरा के नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयर कंपटीशन होना चाहिए। लेट अस से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है होल्डिंग इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंट्री टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। किस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? क्या हमने हर 5 साल पर या एक सर्टेन पीरियड में चुनाव करा लिया तो वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। केवल चुनाव कराने से वो आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएगा। द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल मैक्सिको और चाइना। मैक्सिको और चाइना के एग्जांपल को हम लोग वन बाय वन यहां पर समझते हैं। अब चाइना को अगर हम देखें तो चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते रहते हैं। कितने साल पे? एवरी 5 इयर्स। चाइना में हर 5 साल पर चुनाव होता है और लोग वहां की पार्लियामेंट यानी वहां के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए लोग चुनाव करते हैं और नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और यही वो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स। चाइना के पार्लियामेंट में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 3000। कितने मेंबर्स होते हैं? 3000। याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। 3000 मेंबर्स होते हैं चाइना के पार्लियामेंट में। चाइना के पार्लियामेंट में इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, पूरे चाइना से वे चुन करके आते हैं। एंड सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी। कुछ मेंबर्स को आर्मी भी इलेक्ट करती है, कुछ मेंबर्स को आर्मी भी यहां इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अब यहां प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम चाइना को डेमोक्रेटिक नेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? नाउ अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल। अगर आपको चुनाव में खड़ा होना है, मान लो आप चाइना के में रहते हो, चाइना के नागरिक हो और आपको चुनाव अगर लड़ना होगा ना, तो सबसे पहले आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यही एक पार्टी है जो चुनाव वहां लड़ सकती है। या फिर इसके जो एफिलिएटेड पार्टियां हैं,
ऐसी 8 पार्टियां हैं। वहां पर पूरे 8 ऐसी पार्टियां हैं जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एफिलिएशन दे रखा है। तो उस पार्टी से आप अगर आते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ करके आप सरकार बना सकते हैं। इलेक्शन यहां होते हैं, इलेक्शन 2002-3 में भी हुआ था। नाउ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। यहां सिंगल पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, वन पार्टी सिस्टम, मतलब केवल एक पार्टी, जीते कोई भी सरकार इसी पार्टी की रहेगी, इसी पार्टी की आइडियोलॉजी वर्क करेगा। क्या इसे आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं? देखिए यहां 2021 का इमेज दिया गया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसके कैंपेन को यहां दिखाया गया है। पूरी तरह से यही पार्टी डोमिनेट करती है चाइना में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैक्सिको। मैक्सिको की क्या स्थिति है? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको कब इंडिपेंडेंट होता है जी? मैक्सिको ये 1930 में इंडिपेंडेंट होता है और उस समय से मैक्सिको में हर 6 इयर्स पर चुनाव होते हैं, हर 6 साल पर इलेक्शन यहां पर होता रहता है। मतलब यहां भी इलेक्शन अच्छा हो रहा है। किस पद के लिए भाई? प्रेसिडेंट के लिए। लोग चुनाव करते हैं मैक्सिको में प्रेसिडेंट के लिए, वोट हर 6 साल पर होता है। कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, मतलब यहां ना कभी मिलिट्री ने कब्जा किया है और ना ही कभी यहां पर डिक्टेटोरियल रूल आया है। आप कहेंगे तो अच्छा डेमोक्रेसी है, नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, until 2000 every elections was owned by only one party, it was PRI, केवल एक ही पार्टी है PRY। यह पार्टी सोचिए 1930 से लेकर के और कहां तक 2000 इयर्स तक, कितने साल हो गए भाई? 17 इयर्स एक ही पार्टी 70 साल से चुनाव जीत रही है। क्या वहां अच्छे पार्टी की कमी है, अच्छे दूसरे नेताओं की कमी है? कुछ गड़बड़ है ना इसमें, यानी कमियां हैं, गलत ढंग से चुनाव यह पार्टी जीतती है। ऑपोजिशन पार्टी यहां कितना भी कोशिश कर ले, कंटेस्ट करती है, चुनाव होता है तो ऑफकोर्स ऑपोजिशन पार्टी तो होगी ही, चुनाव होता है लेकिन कभी ये जीत ही नहीं पाते। यहां पर अपोजिशन की जो पार्टी है वो कभी चुनाव नहीं जीत पाती है। पीआरआई जो पार्टी है ये हमेशा ही डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से यह पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रहती है। यह पार्टी, हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीआरआई? तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो 70 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है, कहां पर? मैक्सिको में। आप नहीं कर सकते हैं, मैल प्रैक्टिसेस यहां होता है, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह पार्टी चुनाव यहां जीत रही है। तो फिर यहां पर इस एग्जांपल में हम क्या सीख रहे हैं? चुनाव तो हो रहा है लेकिन ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, जो डेमोक्रेसी का फीचर होता है। नाउ all those who are empowered in government officials had to attend the party meeting। अब देखिए यहां पर क्या क्या गलत होता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। यहां की सरकार ने जो रूल बनाया था इसके तहत जितने लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स संभालते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करते थे, उन सारे लोगों को पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। क्या हमारे देश में होता है? क्या नहीं होना चाहिए, गलत चाहिए। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ये क्या करते थे ना, गार्जियन को बुलाते थे, पेरेंट्स को बुलाते थे और पेरेंट्स को मोटिवेट करते थे कि आप पीआरआई को ही वोट दीजिए। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पार्टी अगर अच्छा भी काम कर रही है, ऑपोजिशन के लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, मीडिया उनको भाव ही नहीं देती थी। मीडिया उनके आइडियोलॉजी को लोगों को नहीं बताती थी, यानी मीडिया को भी सप्रेस किया जा रहा था। केवल पॉलिटिकल पार्टीज वहीं रिपोर्ट किए जाते थे, उन्हीं के बारे में बताया जाता था जो पीआरआई से जुड़े हुए थे। समटाइम्स पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड, यानी कभी कभी क्या होता था, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया था। चुनाव कल ही होने वाला है, आज ही पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर कर दिया, कौन जाएगा वोट देने बताइए।
तो इस तरह से प्लेस को चेंज किया था लास्ट मिनट में। देखिए मिनट, हम तो एक दिन की बात बोल दिए, लास्ट मिनट में चेंज किया था ताकि लोग विपक्ष को वोट न दे सके। तो PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, PRI पैसे खूब खर्च करती थी, PRI पैसे के बल पर लोगों का चुनाव, लोगों के वोट खरीदती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी, कन्विंस करती थी कि उन्हें वोट दें। तो मनी एंड मसल्स पावर तो डेमोक्रेसी में चलता ही है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, हमने जो ये एग्जाम्पल देखा है, हम इस एग्जाम्पल से ये कह सकते हैं कि these countries are not democratic। कहने के लिए अगर हम ये मान लें कि चुनाव है तो डेमोक्रेसी है, तो उस कंडीशन में तो डेमोक्रेसी दिखेगा, लेकिन सही मायने में ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं डेमोक्रेसी है? क्योंकि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, और सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल मैकेनिज्म है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका दुरुपयोग यहां पर होता है। सो इन चाइना इलेक्शंस डू नॉट ऑफर सीरियस चॉइस। चाइना में क्या प्रॉब्लम है? चाइना में क्या प्रॉब्लम था? चॉइस ही नहीं था, एक ही पार्टी है भाई, आप उसी को वोट ही दे सकते हो, दूसरा कोई है ही नहीं, किसको आप वोट दोगे? तो एक प्रॉब्लम, चॉइस का अभाव यहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दे हैव टू चूज रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। वही बात है, यानी उसी व्यक्ति को आप चुनाव में चुन सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से ही अप्रूव्ड है, मतलब चॉइस का अभाव है। मैक्सिको के एग्जांपल में हमने क्या देखा? तो मैक्सिको में हम देखते हैं कि यहां पर चॉइस तो है लेकिन मैल प्रैक्टिसेस होता है। बट इन प्रैक्टिकल दे हैड नो चॉइस, मतलब ऑफर किया गया चॉइस, विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लोग वोट चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो जनता के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि गलत ढंग से चुनाव हो रहा है। सो देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, यानी मैक्सिको में चाह करके भी रूलिंग पार्टी को हराया नहीं जा सकता था, लोग चाहे भी नहीं हरा सकते थे, क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं था। तो डेमोक्रेसी का जो फीचर होता है फेयर इलेक्शन, ये मैंडेटरी होता है। वी कैन दस एड सेकंड फीचर। तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या हो गया? होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, मतलब चुनाव केवल करा लेना सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्टेड इलेक्शंस मस्ट ऑफर रियल चॉइस, यानी इलेक्शन से जनता के पास एक रियल चॉइस आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का अल्टरनेटिव होना चाहिए। हमें अगर एक पार्टी पसंद नहीं है, हम दूसरे पार्टी को वोट देंगे, ये होना चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, यानी जनता के पास ये चॉइस होना चाहिए कि जो सरकार पहले से पावर में है उसको वो हटा सके, जब उसकी इच्छा हो, उसे लगे कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसे हटा सके। तो सेकंड फीचर क्या कहता है? A democracy must be based on free and fair election. Second feature of democracy. Election किस पे आधारित होना चाहिए? Free and fair election पे आधारित होना चाहिए। Where those currently in power have fair chances of losing. यानी जो लोग पावर में हैं वो हारने का भी चांस रखते हो, यानी जनता के पास ये चॉइस होना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि अगर वो पसंद नहीं करते तो इन्हें हरा भी दें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने ये सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ लिया है। कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन डालिए, अपना जो भी डाउट है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा आप लाइवस्मिथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लाइवस्मिथ ऐप पर ये सारे के सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में टाइम टू टाइम सही समय पर जो अनाउंस टाइम है वहां पर सारे शेड्यूल भी दिए गए हैं, वीडियो वहां उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा डीपीपी वगैरह सब कुछ वहां मिलेगा। तो लाइवस्मिथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर पढ़ाई में आप लग जाइए। ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो हम लोग आपके साथ हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बातें हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।